हेलो फ्रेंड्स। कई लोगों का मेरे से सवाल ये होता है कि वकील साहब आप ये बताइए कि 340 सीआरपीसी हम कब और कैसे डालें। तो अभी जो है मैं डीवी केस के पर्सपेक्टिव या मेंटेनेंस केस के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है 340 सीआरपीसी आप कब और कैसे डालेंगे और कितना इफेक्टिव होता है 340 सीआरपीसी और किस किस चीज़ों में जो है 340 सीआरपीसी डल सकता है। तो ये जो है आज पूरा मेरा वीडियो है इसके बारे में, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। मैंने इस पे एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो भी चेक कर सकते हैं विद जजमेंट्स। तो अभी जो है मैं आपको बताता हूँ कि 340 सीआरपीसी क्या है। 340 सीआरपीसी एक प्रक्रिया है जिससे कोर्ट जो है एक प्रोसेस इनिशिएट करता है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने झूठ बोलता है उसके लिए जो है 340 सीआरपीसी की पूरी प्रक्रिया है। 340 सीआरपीसी में सजा का प्रावधान नहीं है, जबकि वो जो है एक खुद में ही एक कोड है, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है कि कैसे जो है 340 सीआरपीसी से आप कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी ने झूठ बोला है तथा उसे जो है सजा दिलाई जाए। मेन पर्पस ये होता है 340 सीआरपीसी में। प्रोसेस में ये होता है कि मैजिस्ट्रेट सबसे पहले आपकी आवेदन पे इंक्वायरी इनिशिएट करता है। अगर इंक्वायरी में पाया गया है कि विटनेस ने झूठ बोला है या उसने फर्जी कागज दिए हैं या फिर उसने टैंपर किया है, कुछ मतलब कोर्ट रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है, तो ये सब चीजें जो है 340 सीआरपीसी में कवर होती है। तो मैजिस्ट्रेट जो है सबसे पहले इसमें इंक्वायरी करेगा और एक दूसरे कोर्ट पे रेफर कर देगा इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ कि इसमें जो है कंप्लेंट रजिस्टर की जाए। तो ये जो है पूरा प्रोसेस 340 सीआरपीसी में लिखा हुआ है। अगर आप 340 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के निर्णय या इंक्वायरी से सहमत नहीं है तो इसमें जो है 341 सीआरपीसी में अपील का भी प्रोविजन दिया हुआ है। ये तो पूरा एक मैंने आपको गाइडलाइन बता दी कि प्रोसेस क्या होता है 340 सीआरपीसी का, मोटा मोटा आपको बता दिया है। अब 340 सीआरपीसी कैसे इनिशिएट करें डीवी केसेस में, इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज डीवी केस में वाइफ साइड ने एक इनकम एफिडेविट फाइल किया। इनकम एफिडेविट में वाइफ साइड ने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की कि वो जो है कार्यरत है। आपने जो है 91 सीआरपीसी का सहारा लिया या फिर आपने जो है डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को दिखाए कि वाइफ जो है कार्यरत है और वाइफ ये दिखा रही है कि वो कार्यरत नहीं है अपने इनकम एफिडेविट में, क्योंकि वो इनकम एफिडेविट ऑन ओथ होता है तो 340 सीआरपीसी की कार्रवाई उस पर करी जा सकती है। जैसे ही आप 91 सीआरपीसी डालेंगे तो वाइफ साइड जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या उसका जो एम्प्लॉयर है सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड ले आएगा। वहां पे आप 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कि वाइफ जो है किसी जगह कार्यरत है, वो इतना पैसा कमा रही है, उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है और आपने जो है पूरा उस पर फाइंडिंग दी, उसने वॉलेंट्री ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की और उसने कोर्ट से झूठ बोला, सप्रेस किया फैक्ट कि वो कार्यरत है कहीं पे। तो जब ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं, जब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे 91 सीआरपीसी से आप डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हैं। आप जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे तो हो सकता है वाइफ साइड की इंटरिम मेंटेनेंस भी डिनाई हो जाए और उसके बाद जो है आप 340 सीआरपीसी की कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो जो इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रेशर वाइफ साइड पे आ जाएगा। पहले आपके ऊपर प्रेशर होता था, मेंटेनेंस देनी पड़ जाएगी, बट अब क्या होगा कि वाइफ साइड पे पूरा का पूरा प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जब आप 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन डालेंगे तो मैजिस्ट्रेट जनरली आप दूसरी पार्टी को रिप्लाई के लिए बोलेगा और इस पे आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक डेट फिक्स हो जाएगी। पर कई मैजिस्ट्रेट एंड ऑफ द कंप्लेंट में भी शुरू करते हैं, पर आपको जो है अड़े रहना है कि क्योंकि ऑन ओथ झूठ बोला गया है, ऑन ओथ इसने एडमिशन किए हैं, स्टेटमेंट्स दिए कि ये काम करती है, बट इसने कोर्ट को दिखाया नहीं कि ये काम करती है। तो यहाँ पे अब आप 340 सीआरपीसी डाल सकते हैं जब आपकी इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट्स भी हो गई है, इंटरिम मेंटेनेंस खारिज भी हो गई है, तब आप 340 सीआरपीसी की कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जनाब इसमें क्या हुआ है कि वाइफ साइड कार्यरत थी, उसने दिखाया नहीं वो कितना कमाती है
वो कितने कहाँ काम करती है, ये चीज़ उसने डिस्क्लोज़ नहीं की। और अगर ये डिस्क्लोज़ नहीं कर होती तो मेरे ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस लग सकती थी। मैंने जो है एफर्ट लगाए, मैंने फाइंड आउट किया कि कहाँ पे वाइफ वर्किंग है, और ये सारे डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आ गए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको डिनाई नहीं किया वाइफ ने कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो है वाइफ सीधा सीधा काम कर रही है, उसने जानबूझ के कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, तो 340 सीआरपीसी पूरी तरह बनता है। ये जो है आपकी आर्ग्यूमेंट्स एग्जैक्टली होनी चाहिए जब भी 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आप डालेंगे मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। मैजिस्ट्रेट जो है एक इंक्वायरी करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड चेक करेगा और उस बेसिस पे एक ऑर्डर पास कर देगा 340 सीआरपीसी का। जैसे ही वो ऑर्डर पास होगा तो वाइफ साइड के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी परजुरी की, जो कि 195 से 199 आईपीसी के अंदर जो जितने भी जुर्म है उसमें जो भी एप्लीकेबल जुर्म होगा उस पे जो है उस पे कंप्लेंट का केस चलेगा। और अगर वो दोषी करार दी गई तो इन जो मैंने प्रोविजंस बताए थे आईपीसी में उसमें सजा का प्रावधान है। जो भी सजा होगी 2 साल 3 साल उसमें जो है प्रावधान दिया हुआ है एग्जैक्टली कितनी सजा किस किस ऑफेंस के लिए होती है। कई बार ये भी होता है कि फाइल से पेजेस गायब होते हैं, टैंपर होते हैं। अभी अगर आपने अंसल उपहार का केस देखा होगा तो उसमें भी टेम्परिंग का चार्ज लगा था, उसमें ज़्यादा सजा का प्रावधान है। और अगर सपोज उसने सिर्फ झूठ बोला है मटेरियल, और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स पे ही आप 340 सीआरपीसी डाल सकते हैं। अब इस केस में मटेरियल फैक्ट्स का मैंने एग्जांपल दिया कि वाइफ जो है कहीं पे कार्यरत थी, उसने जो है झूठ बोला कोर्ट के सामने कि वो जो है कार्यरत नहीं थी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले दिए और 340 आपने लगा दिया। बट कई केसेस में वो अपने फादर के बारे में या शादी के बारे में बोल देती कि उसके 40 लाख रुपए खर्चा हुआ, जबकि ऐसा हुआ नहीं होता। या फिर वो ये कह सकती है कि उसके फादर जो है अनएम्प्लॉयड हैं, वो कहीं काम नहीं करते हैं। या फिर कुछ अपने भाई के बारे में कह सकती है या मदर के बारे में कुछ कह सकती है। वो सब जो इंसिडेंसेस होते हैं, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कह सकती है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ मेरे साथ डीवी केस में और ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इंजरी वो नहीं देखती प्रूव कर पाती। ऐसे केसेस में 340 एप्लीकेबल नहीं है। बट जो मटेरियल फैक्ट है जिससे कुछ एडवर्स ऑर्डर वो ले सकती है, जैसे कि इनकम, मेनली तो मेंटेनेंस केसेस में, डीवी के केसेस में इनकम के बारे में अगर उसने झूठ बोला है या अपनी फेक, कई बार मैं देखता हूँ कि ऐसे भी होता है कि फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड रेंट एग्रीमेंट बनाए होते हैं, फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड आधार कार्ड होता है। तो अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो यूज़ कर रही है तो 340 पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा। या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ज़्यादातर केसेस में रेंट एग्रीमेंट होता है ताकि ज्यूरिसडिक्शन बन जाए उस जगह की। या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसको केस में सपोर्ट करते हैं, फैब्रिकेटेड चैट्स हो गई, तब भी आप 340 लगा सकते हैं। तो कोई भी अगर फैब्रिकेटेड या फोर्स डॉक्यूमेंट्स है तब भी 340 लगेगा। या उसने कुछ फैक्ट्स छुपाए हैं जो मटेरियल होने चाहिए कोर्ट के सामने। हो सकता है कि वो जो है उसे पहले शादी हुई हो, उससे कंपनसेशन मिला हो, वो भी एक मटेरियल फैक्ट है जो अगर उसने छुपाया है। या उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी मटेरियल फैक्ट है अगर वो छुपाया है। तो आप 340 सीआरपीसी अलग अलग केस के हिसाब से अलग अलग आप 340 का कर सकते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल्स जो है बता रहा हूँ, डिफरेंट जो भी आपके केसेस होते हैं। तो आपके केस में क्या चीज़ एप्लीकेबल है वो आपका केस के हिसाब से जो है देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है कि कब जो है 340 सीआरपीसी लगानी चाहिए। केस लॉज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये मैं सारा रिसर्च मटेरियल अपनी वेबसाइट पे दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप बताइए कि आपके केस में क्या सिनेरियो है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं रिप्लाई दूंगा कि क्या इसमें 340 लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।